नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मोहब्बत हो ही जाती है का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना था कि विद्युत के बहनोई सौरभ ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने ससुराल वालों को मनाता है कि वो नंदनी को एक्सेप्ट कर ले, उसे घर आने की इजाजत दे दें। अब आगे सुनिए। आज घर में दाखिल होते ही नंदनी के पिता के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। नंदनी की माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। नंदनी की माँ रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। घर आते आते रात के 10 बज चुके थे। लालटेन की मध्यम रोशनी थी। लाइट तो कभी कभार ही आती थी, पर आज लालटेन की रोशनी में भी उनके चेहरे पर चमक साफ देखी जा सकती थी। क्या हुआ जी, क्या समाचार है? आने में इतनी देर क्यों लगा दी? नंदनी की माँ, आज तो मुंह मीठा करवाओ, कुछ पकवान बनाई हो तो लाओ। हाँ, 2-4 पुए मीठा डिश पड़े हैं, अभी लाते हैं। इतना कह करके रसोई में चली गई। नंदनी के पापा जब तक हाथ धोने चापाकल पर चले गए, तब तक नंदनी की माँ एक प्लेट में पुए और लोटे में पानी लेकर के आ गई। नंदनी की माँ, मत पूछो, आज मन का बोझ हल्का हो गया। सौरभ बाबू की मेहरबानी से वे लोग हमारी नंदनी को अपनाने के लिए तैयार हो गए। भगवान उनका भला करे, हमेशा उन्हें खुश रखे, खूब तरक्की दें। सुन करके नंदनी की माँ का खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी के मारे उनकी आंखें भर आई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके दुख के दिन गए। नंदनी के बापू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप सब कुछ शुरू से बताइए, क्या क्या हुआ? नंदनी के पापा सब कुछ विस्तार से बताए, वहाँ जो कुछ भी हुआ। सुन करके नंदनी की माँ को बड़ा संतोष हुआ। देवता पितर की कृपा हुई, मेरी बेटी के भाग जागे। जगदम्बा माता के मंदिर जा करके चढ़ावा चढ़ाऊंगी। नंदनी भी पापा की आवाज सुन करके छत से नीचे आ करके सीढ़ियों पर खड़ी हो करके चुपचाप बिना आवाज के उनकी बातें सुन रहे थे। सुन करके उसे अपने कानों पर यकीन और विश्वास नहीं हुआ। आंसू उसके गाल पर लुढ़क आए, पर आंसू खुशी के थे। उसकी किस्मत उसका यूं साथ देगी, उसे यकीन नहीं था। पर नंदनी की माँ, उनकी एक शर्त है, वे लोग लेने नहीं आएंगे, हमें ही हमारी बच्ची को पहुंचाना पड़ेगा। सुन करके नंदनी और नंदनी की माँ थोड़ी मायूस हो गई, पर कोई बात नहीं, कम से कम तैयार तो हो गए। और सुनो जी, कब तक बोले हैं? कोई तारीख तो नहीं दी है? हाँ, पंडित जी से पूछ करके कोई शुभ मुहूर्त देख करके पहुंचा आएंगे। सुनिए जी, बेटी पहली बार ससुराल जाए तो सर सामान, पलंग, गोदरेज, नए कपड़े और मिठाइयों का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ नंदनी की माँ, तुम ठीक करती हो, पर तुम चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। गुड़ बेचे हैं तो पैसे थोड़े बचे हैं, थोड़े अनाज पानी बेच करके इंतजाम कर लेंगे। थोड़ी दुकानदार से भी उधार ले लेंगे, धीरे धीरे चुका देंगे। अच्छा, तुम परेशान ना हो, चलो रात बहुत हो चुकी है, सब खा पी करके सो जाओ। नंदनी की तो भूख मर गई थी। खुशखबरी सुनकर के पहले ही पेट भर चुका था। आज तो उसे नींद भी ना आने वाली थी। खुशी के मारे उसका मन नाचने को हो रहा था। पगली को कहाँ पता था कि अब तक तो प्रतीक्षा थी, परीक्षा तो अब शुरू होगी। जीवन का असली संघर्ष तो अब आने वाला था। उसे तो पता ही नहीं था कि सिर्फ घर में जगह मिल गई है, यानी माँ बाप का बोझ हल्का होने जा रहा है, परंतु असली मेहनत तो उसे करनी थी। सबके दिल में जगह बनाने की जद्दोजहद तो अभी बाकी थे। उसे कहाँ पता था कि सहानुभूति तो सिर्फ सौरभ के दिल में थी, उसके लिए बाकी सब तो नफरतों का सैलाब लेकर के घूम रहे थे। पर फिलहाल इन सब बातों से बेखबर व खुश थे। बिस्तर पर लेटे लेटे ही गुनगुना रही थी, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के ना तड़पा मुझे, बार बार कोई आता है। आह, नंदनी सुखद सपने संजो
सोने लगी थी। कैसे वह दुल्हन बन करके लाल जोड़े में जाएगी, कैसे सासू माँ उसकी आरती करेंगी, ननद प्यार से पकड़ करके उतारेंगी, सुहाग से सजा होगा, विद्युत उसे प्यार से निहारेगा और शर्म से उसकी आंखें झुक जाएंगी। वह सुखद सपनों में खो गई थी, आने वाली मुसीबतों से अनजान थे। उसे सब कुछ कितना सहज लग रहा था, पर वास्तव में ऐसा था क्या? जिंदगी इतनी आसान होने वाली नहीं थी। फिर पंडित जी से शुभ मुहूर्त दिखा करके नंदनी के पिता ले आए। पंडित जी बैसाख पंचमी को शुभ दिन बताए थे, तो सब गौने की तैयारी में जुट गए। माँ ने अपने पास रखे थोड़े बहुत पुराने डिजाइन के गहने साफ करवा दिए। दोनों बहनें जा करके साड़ी कपड़े की खरीदारी कर आई। घर की शीशम की लकड़ी थी, तो पिता ने सोचा कि पलंग, ड्रेसिंग टेबल, 2-4 कुर्सियां बनवा दूं। इससे ज्यादा की तो हैसियत नहीं थी। किराने की दुकान से चीनी, मैदा, खोया, तेल का उधार में प्रबंध हो गया था। गौने की तैयारी जोरों पर थी। दिन नजदीक आ रहा था, काम बहुत ज्यादा था। सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। फर्नीचर कारपेंटर आ करके घर पर ही बना रहा था। जैसे दिन नजदीक आ रहा था, नंदनी की खुशी बढ़ती जा रही थी, साथ में डर भी रही थी। अनदेखा, अनजाना सा, पगला सा, दीवाना सा, जाने ओ कैसा होगा रे। जिसको देखा न बरसों, देखूंगी कल या परसों, जाने ओ कैसा होगा रे। वो गुनगुना रही थी और वह मुस्कुरा रही थी। नंदनी के पिता सौरभ को फोन करके बता चुके थे कि बैसाख पंचमी को शुभ मुहूर्त है, समझी जी। सुरेश बाबू को कह दीजिएगा, उसी दिन लेकर के आऊंगा। सौरभ ने कहा ठीक है, बता देंगे। सौरभ ने घर पर फोन लगाया तो शारदा देवी ने फोन रिसीव किया। माँ, आपकी बहू को आने का मुहूर्त बैसाख पंचमी का बन रहा है, तो स्वागत के लिए तैयार रहिएगा, सौरभ ने मजे लेते हुए कहा। सुन करके शारदा देवी के मन में फोड़े पड़ गए। थोड़ा खींच करके बोले, मुझे क्या करना है, जब भी आए मैं कुछ ना करूंगी, जो बुलाए हैं वही आरती उतारेंगे, कह करके फोन काट दी। सौरभ को चिंता हो रही थी, पता नहीं नंदनी जी के साथ लोग क्या सलूक करें। ऑफिस से घर आकर के सौरभ ने आशा से कहा, आशा सुनो ना, इधर आओ। आती हूँ, चाय बना करके ला रही हूँ। नहीं, पहले इधर सुनो, एक जरूरी बात करनी है। क्या? आशा ने पूछा। वह क्या है ना, नंदनी के पापा का फोन आया था, कह रहे थे अच्छा दिन बन रहा है, मैं क्या करूं? आशा ने बीच में ही बात काट करके कहा। आशा, मेरी अच्छी आशा, सुनो ना, इधर देखो। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, हम सबसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते हैं ना। आज का सबसे बड़ा सच यही है कि नंदनी जी विद्युत की पत्नी है। आशा, मान जाओ ना, तुम्हें क्या लेना है इन झगड़ों से? तुम्हारे लिए तो इतना ही काफी है कि वह तुम्हें मान दे, प्यार दे, इज्जत दे, प्यार से पेश आए, तो देगी ना। हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैं क्या जानूं, मैं तो इतना जानती हूँ, उसके कारण मेरे घर की सुख शांति छिन गई है। मेरा भाई भी विद्युत पहला जैसे नहीं रहा, उसके ओठों की हंसी छिन गई है। मैं तो माफ नहीं करूंगी, आशा तुनक करके बोली। सुनो आशा, आशा जरा सोचो, तुम्हारे भाई की जिंदगी प्रभावित हुई तो उस लड़की का भी तो सुख चैन छिन गया। इसमें उसका क्या दोष है? दोष उसके माँ बाप का है, फिर सजा वह क्यों भुगते? सोचो ना, इतने साल किस डर में जीती रही होगी। शादी तो हो गई, ससुराल जा पाएगी भी कि नहीं? यह कैसी विडंबना है, जो गलती उसकी है ही नहीं, उसकी सजा उस बेचारी को क्यों मिले? आशा, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरी खातिर तुम उसे माफ कर दो प्लीज। ठीक है, ठीक है, फिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं चाहता हूँ कि गौने के दिन तुम वहाँ रहो। पता नहीं माँ जी का व्यवहार कैसा होगा उनके साथ, तुम रहोगी तो सब संभाल लोगी। आशा, ऐसा करते हैं, ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। हाँ, हम दोनों चलते हैं, यही ठीक रहेगा। आशा को ना चाहते हुए हाँ करना पड़ा, क्योंकि पति देव को नाराज होने का डर था। गौने के एक दिन पहले आशा और सौरभ शाम को आ जाते हैं दिल्ली माँ के पास।
शारदा देवी को अच्छा लगता है, दोनों को देख करके सब कुछ भूल करके नाती को देख करके खुश हो जाती हैं। विद्युत को पता चलता है कि क्या खिचड़ी पक रही है तो वह बहुत नाराज होता है, पर किसी से कुछ कहता नहीं है। मैं अपने ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ मम्मी, 2-4 दिन में लौट आऊंगा कह करके घर से निकल जाता है। माँ को क्या आपत्ति हो सकते थे, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। और आज फाइनली वह दिन आ गया जिसका इंतजार वह बरसों से कर रही थी। सुबह से घर में चहल पहल थी, सिरनी सौगात साजे जा रहे थे, साड़ी कपड़ा लाली लिपस्टिक पाउडर चूड़ी बिंदी बक्से में रखे जा रहे थे। नंदनी के पापा को तो अंदाजा था ही कि इतनी जल्दी सब ठीक तो ना होगा, इसलिए हर वो जरूरी सामान रखवा दिए थे बक्से में जिसकी जरूरत पड़ सकती थी। और 6 महीने चल सकते थे। रुमाल से हवाई चप्पल तक का इंतजाम बेचारे ने किसी तरह से कर दिया था, कभी बिटिया को कष्ट ना हो, किसी से गिड़गिड़ाना ना पड़े। नंदनी को लाल जोड़े में तैयार कर रही थी उसकी सखियां। नेल पॉलिश, आलता, चेहरे पर पाउडर, लिपस्टिक सब लगाया जा रहा था। नंदनी खुश भी थी और उदास भी। जाने का समय नजदीक आ रहा था। ट्रेन में इतना सामान कैसे जाता, इसलिए एक गाड़ी करनी पड़ी और एक कार भी। मजबूरी थी, ट्रेन से जाती तो जिंदगी भर ताने सुनने पड़ते कि बाप की इतनी भी हैसियत नहीं कि गाड़ी कर सके। ऊंचे लोग हैं, बहू जैसे तैसे जाएगी तो उनके मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी। यही सोच करके ट्रेन से जाना मुनासिब नहीं समझा। ये कैसी विदाई थी जिसमें दूल्हा ही नहीं था। गाड़ी का हार्न लगातार बज रहा था। शारदा देवी ने खींचते हुए कहा कि देखो आशा कौन है जो इतना तेज तेज हार्न बजाने में लगा है, दिखाई नहीं देता क्या? ठीक है माँ, मैं जाके देखती हूँ कह करके आशा लपकी दरवाजे की ओर। मेन गेट पर जा करके देखा तो एक कार रुकी हुई थी। आशा थोड़ा और नजदीक जा करके देखी तो लाल साड़ी में घूंघट किए हुए दुल्हन को बैठी देख करके समझ गई कि नंदनी है। फिर उसने वहीं से आवाज लगाई, माँ आ गए वे लोग, कहते हुए अंदर आई तो सौरभ भी आशा की आवाज सुन करके बेडरूम से बाहर निकले। जाओ आशा, आरती की थाल ले आओ। नई नई दुल्हन है, आरती तो उतारनी ही होगी ना, गृह प्रवेश तो कराना होगा ना। आशा बिना मन के पूजा रूम में से आरती की थाल सजा करके ले आई। चलो माँ, आरती तो तुम ही करोगी ना। शारदा देवी खिसियाते हुए बोली, मैं क्यों करूंगी, जाओ तुम ही उतार कर ले आओ। नहीं मम्मी जी, आप भी जाइए, जो रिवाज है उसे तो निभाना ही पड़ता है ना, आपका जाना ही उचित होगा। शारदा देवी दामाद की बात टाल ना सकी और चुपचाप आशा के पीछे पीछे हो ले। बेचारी नंदनी के मन में इतनी देर में हजारों शंकाएं जन्म ले रही थी। यह लोग नहीं उतारेंगे क्या? कोई अभी तक आए क्यों नहीं? नहीं आए तो क्या होगा? ये लोग अभी भी नाराज हैं। वह इसी उधेड़ बुन में थी कि किसी के आने की आहट सुनी तो उसके मन को सुकून मिला। कदमों की चाप नजदीक आती सुनाई दी, वह थोड़ा संभल गई। उसने घूंघट ठीक किया और नजरें नीची कर ली। आशा ने गेट खोला। शारदा देवी थोड़ा नजदीक जा करके आरती करने लगी। सिंदूर लगाने के लिए घूंघट खोली तो देखती रह गई, दुल्हन तो चांद का टुकड़ा है। मन ही मन सोचा, पर चेहरे का भाव अभी कठोर ही था। आशा ने नंदनी को गाड़ी से नीचे उतारा। नंदनी डरी सहमी कदम घर की ओर बढ़ा रही थी। आशा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस ड्यूटी समझ करके कर रही थी। नंदनी को डर बढ़ते जा रहा था, उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, पर वो चुपचाप गर्दन झुकाए चल रहे थे। उसके पापा सामान उतरवाने में लगे थे। उन्हें पता था कि कोई उसके सामान की कद्र करने वाला नहीं है, सो सब कुछ मुझे ही फिट करके जाना होगा। इसलिए उन्होंने ड्राइवर के साथ मिल करके सारा सामान घर के भीतर रखवा दिए। आशा उसे देवी की पूजा के लिए पूजा रूम में ले गई। वहां उसने सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया और जैसे आशा ने कहा वैसे से पूजा की। आशा का गुस्सा नंदनी को देख करके कम हो गया था। सौरभ भी नंदनी को देख करके इम्प्रेस हो रहे थे। आशा भाभी तो बहुत सुंदर मिली हैं, सौरभ आशा को छेड़ रहे थे। सुन करके आशा गुस्से में तप रही थी। सौरभ के मुंह से किसी और की तारीफ सुन करके उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आशा ने
नंदनी को उसके कमरे में विद्युत के जा करके बैठा दिया। गर्मी हो रही थी इसलिए उसका दुपट्टा हटाया और पानी लेने चली गई। नंदनी को अच्छा लग रहा था, उसने गौर से कमरे को देखा। बहुत ही साफ सुथरा कमरा था, हर चीज करीने से सजी थी। दीवान, बेड, आराम कुर्सी, स्टडी टेबल, टेबल लैंप, हर सामान अपनी जगह पर मुस्कुरा रहा था जैसे नंदनी का वेलकम कर रहा हो। फिर उसने देखा एक बड़ा सा टीन का डब्बा था जिसमें जाली था और उसके अंदर पंखे लगे थे। उसके समझ में नहीं आ रहा था क्या है। अभी वह अपना दिमाग लगा ही रही थी कि आशा आ गई खाना और पानी लेकर के। आशा ने माँ की वार्डरोब से कॉटन साड़ी निकाल करके देते हुए बोली, बदल लो, फिर खाना खा करके आराम करो। नंदनी को चिंता हो रही थी कि उसके पिता को नाश्ता पानी मिला भी कि नहीं। उसने हौले से पूछा, वह मेरे पिताजी? हाँ, तुम्हारे पिताजी को भी खाना मिल गया है, गेस्ट रूम में आराम कर रहे हैं। ऐसा कह करके आशा चली गई। नंदनी को राहत मिली। नंदनी ने साड़ी बदल करके खाना को देखा। खाना तो बढ़िया दिख रहा था पर प्यार नहीं दिख रहा था। आशा खाना रख करके चली गई थी। विद्युत का कहीं अता पता नहीं था। शारदा देवी भी अपने कमरे में ही आराम कर रहे थे। उसका मन उदास हो गया। लग ही नहीं रहा था कि वह नई नवेली इस घर में है, दुल्हन बन करके आई है। कहीं कोई उत्साह नहीं था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसे काटने को दौड़ रही थी। वह उदास मन से कभी खाने को देखती, कभी दरवाजे को। तभी सौरभ आ गए कमरे में। क्या हुआ नंदनी जी, क्या सोच रही हैं? आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? नंदनी से कुछ बोला ना गया, बस उसकी पलकें भीग गई। यह देख करके सौरभ घबरा गए। देखिए नंदनी जी, आप तो जानती हैं कि आपकी शादी किन हालातों में हुई है। गौने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं थे, बहुत मनाने पर तैयार हुए हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा, पर कोई बात नहीं, सब नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक होगा। बस आप तसल्ली रखिए और इन लोगों का दिल जीतने का भरपूर कोशिश करिए। ये लोग बहुत भले लोग हैं, बस परिस्थिति बस थोड़े कठोर हो गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही लोग पिघल जाएंगे। बस आप हौसला रखो और सास ससुर दोनों का सेवा भाव से प्रसन्न करने की कोशिश करिए। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। सुन करके नंदनी हाँ में गर्दन हिला दी। अब आप खा लीजिए और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ चाहिए तो मैं हूँ, कहिएगा। सुन करके नंदनी को थोड़ा तसल्ली हुई कि इस अजनबी शहर में, अजनबी घर में कोई तो है जिसे उससे सहानुभूति है। नंदनी खाना खा करके रसोई में बर्तन धोने खुद चली गई। पता था जब खाना खाने कोई नहीं आया तो बर्तन उठाने कौन आता, इसलिए खुद ही जा करके रखने का सोचा। किचन में घुसी तो किचन देख करके हैरान रह गई। मॉड्यूल किचन शानदार लग रहा था। किचन कैबिनेट के ऊपर 4 बर्नर का चूल्हा पहले उसने नहीं देखा था। फ्रिज का सिर्फ नाम सुना था, आज तक नहीं देखा था अपने गांव में। यह तो अलमारी जितना बड़ा था। अलमारियों से सजी काकरी और फाइबर की प्लेटें, कटोरियों की सजावट लुभावने लग रहे थे। उसने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, चुपके से बर्तन धो करके साइड में खड़ा करके चुपचाप अपने कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटते ही उसकी नजर दीवार पर टंगी बड़ी सी फोटो फ्रेम पर गई जिसमें विद्युत खड़ा मुस्कुरा रहा था। पहले तो वह निहारती रही, फिर अचानक से रोने लगी और रोते रोते सोचने लगी, क्या तकदीर है, कैसी अभागन हूं मैं। मेरे आने से पहले ही आप मुझसे दूर भाग गए। मैं इतनी भी तो बुरी नहीं। गांव में सब कहते थे नंदनी जैसी सुंदर कोई नहीं। नंदनी तो फूलों से भी ज्यादा नाजुक है, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। झूठ कहते थे सब, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और मैं तो पिया के मन में हूं ही नहीं। वह तो मुझसे नफरत करते हैं। मैं उनका प्यार पाने के लिए क्या करूं, कैसे उन्हें मनाऊं। फिर तस्वीर देख करके बोली, कहाँ हैं आप, क्यों नहीं मिलना चाहते मुझसे। मैंने अपने आप को आपके काबिल बनाया है ताकि आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो किसी को यह बताने में कि मेरी बीबी है। उसके आंसू झरझर बह रहे थे, फिर वह रोते रोते सो गई। कहते हैं ना, आंसू बहाने से मन हल्का हो जाता है और पलकें भारी। इसलिए
नींद आ जाती है। आंख खुली तो शाम का अंधेरा गहराने लगा था। आशा चाय लेकर के आई तो वह झेंप गई। कैसे उसकी आंख नहीं खुली, सब क्या सोचेंगे, जरा सी तहजीब नहीं है। आशा ने सादे लहजे में कहा, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। दीदी आप भी बैठिए ना, आपकी चाय कहाँ है? वह मम्मी के रूम में है, मैं वहीं पीऊंगी। अगर आप कहें तो मैं भी वहीं चलो, मुझे यहाँ अकेले जी घबराता है। आशा को कहना पड़ा, ठीक है चलो। और नंदनी चाय का कप मम्मी जी के कमरे में लेकर के आ गई। शारदा देवी पलंग पर बैठी थी तो नंदनी बेड के नीचे बैठ गई और खामोशी से चाय पीने लगी। कमरे में शांति थी। बीच बीच में आशा एकाध शब्द बोल रही थी। शारदा देवी हूँ हाँ में काम चला रहे थे। मतलब नंदनी का बेडरूम में आना कुछ खास अच्छा नहीं रहा। सुरेश बाबू आने के बाद डाइनिंग हॉल में बैठ गए। वह 2 दिनों से ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। आशा चाय नाश्ता लाओ, बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास ठंडा पानी लाना पहले। तभी उनकी नजर नंदनी के पापा पर गई जो बाहर पार्क में ही टहल करके आ रहे थे। नमस्ते समधी जी कह करके नंदनी के पापा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। सुरेश बाबू ने हूँ कहा। नंदनी के पापा वहीं पर कुर्सी पर बैठ गए। आज सुरेश बाबू का मिजाज ठीक ठाक ही था। भले कोई बात नहीं की उन्होंने, पर तिरस्कार भी नहीं किया। आशा चाय पानी लेकर के आ गई थी। उन्होंने इशारे से कहा कि चाय उनको भी दो। आशा दोबारा से लेकर के चाय उसके पापा को थमा दी। सौरभ अपने बेटे लड्डू को लेकर के बेडरूम में सोने में लगे थे। लड्डू उठा तो सौरभ की आंख खुल गई। टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। सौरभ चौंक करके उठ गए और चलते चलते डाइनिंग हॉल में पहुंचे। देखा तो पापा जी आ चुके थे। उन्हें प्रणाम किया। बातचीत करके धीरे से खिसक लिए और नंदनी को ढूंढते हुए उसके बेडरूम में आ गए। नंदनी जी पापा जी आ गए हैं, प्रणाम की है कि नहीं? तो चलिए प्रणाम करिए। फिर हौले से डाइनिंग हॉल में आई और सुरेश बाबू को प्रणाम किया। खुश रहो कह करके अपना जेब टटोला। 1000 रुपए पड़े थे, निकाल करके नंदनी के हाथ में रख दिए। हल्की नजर से पहली बार नंदनी को देख करके थोड़े प्रसन्न हुए। सौरभ ने भांप लिया था कि पापा जी को नंदनी जी पसंद आई हैं। फिर नंदनी को इशारे से कहा, जाइए अपने कमरे में। नंदनी अपने कमरे में चली आई। रात के 8 बजने वाले थे। आशा खाने की तैयारी करने के लिए किचन में घुसी। शारदा देवी सब्जी निकाल रही थी, तभी नंदनी आ गई। सब्जी हाथ में लेते हुए बोली, लाइए ना माँ जी, मैं बनाती हूँ। शारदा देवी ने कहा, नहीं रहने दो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा ब्याह बड़े घर में इसलिए किया था ताकि तुम महारानी की तरह रह सको। तो अब रहो, पटरानी बनकर के राज करो घर में। खाना मैं बना लूंगी। अभी इतनी बूढ़ी ना हुई हूँ कि मुझसे खाना ना बनेगा। जाओ आराम करो। नंदनी सहम गई। उसकी आंखों के दोनों किनारे भीग गए, पर वह मुंह कुछ ना बोली। चुपचाप ठगी सी खड़ी रही, लजाई सी। नंदनी रुआसी हो करके अपने कमरे में जा चुकी थी। माँ जी की बात सुन करके उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कि ससुराल जा करके राज करेगी, महारानी की तरह पड़ी रहेगी, सासू माँ से काम करवाएगी। पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे जा करके अपना दुख रोए, किसे जाकर के सफाई दे। उससे तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। वह तो भला हो सौरभ जीजा जी का, जो उससे थोड़ी हमदर्दी रखते थे, पर वह भी तो इस घर के ही मेंबर थे ना। उनसे कुछ भी बात करना क्या ठीक होगा? वह तो ठीक से अभी किसी को जानती भी नहीं। कहाँ है नंदनी जी? आपके पापा धोती मांग रहे हैं बदलने के लिए, कहाँ है, दीजिए। आवाज लगाते हुए सौरभ नंदनी के कमरे में घुस आए। नंदनी हड़बड़ा करके उठ गई, आंख पूंछते हुए, क्या हुआ आपको? आप रो रही हैं? अरे भाई साहब, आप भी ना बहुत रोंदू हो। कितना रोएंगे आप और कब तक? या तो आपकी अग्नि परीक्षा की झांकी है, अभी तो कई इम्तिहान देने बाकी हैं। बाय द वे, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? वैसे फिलहाल तो आप आदत डाल लो, धीरे धीरे या सबकी बदगुमानियां कम हो जाएंगी आपसे, अथवा आपकी ख्वाहिशें, उम्मीदें, ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा। आराम से खाइए पीजिए और रहिए, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कह करके सौरभ धोती लेकर के चला गया। सुबह 5:30 बजे नंदनी की आंख खुल गई, क्योंकि गांव में उसे सुबह उठने की आदत थी। उठ करके नहा धो करके वह पूजा रूम में घुस गई और धूप दीप करके किचन में चली गई। तब तक सभी लोग सो रहे थे। किचन में किसी चीज की कमी तो थी नहीं,
सबके उठने से पहले ही उसने नाश्ता बना करके तैयार कर दिया। चाय बना रही थी कि शारदा देवी की आंख खुल गई। किचन में नंदनी को देख करके उनका पारा चढ़ गया। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई अछूत हो। हिम्मत कैसे हुई किचन में जाने की? मैंने मना किया था ना, तो समझ में नहीं आता है। हम तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं खाएंगे, तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीना है। नंदनी तो अवाक हो गई। चिल्लाने की आवाज से आशा, सौरभ और सुरेश बाबू सभी उठ गए। वह तो गनीमत थी नंदी के पिता सुबह सुबह पार्क की तरफ चले गए थे। उन्हें भी तो सुबह उठने की आदत थी। नंदनी के आंसू निकलने के लिए बेताब थे। क्या हुआ आशा की माँ, क्यों चिल्ला रही हो आप सुबह सुबह? शारदा देवी चिल्लाते हुए बोली, मेरे मना करने के बावजूद मेरे किचन में क्यों गईया? क्या इसके बाप का घर है? यहाँ इसके मनमानी नहीं चलेगी। सुरेश बाबू समझदारी दिखाते हुए बोले, तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब घर में बेटी बहू के रहते आप चाय नाश्ता बनाओगी तो अच्छा लगेगा। और यह लोग बैठने के लिए तो आए नहीं हैं, कुछ तो करवाइए। क्यों अपनी जान जला रही हैं? आशा, मैं ब्रश करके आता हूँ, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर के आओ, कह करके मुंह धोने चले गए। सौरभ तो हक्के बक्के खड़े थे। हे भगवान, पता नहीं और क्या क्या होगा इस लड़की के साथ। भगवान आप इसकी मदद करना। सौरभ मन ही मन बड़बड़ा रहे थे। आशा चाय लेकर के आ गई थी। चाय पी करके सुरेश बाबू मुस्कुराए। चाय तो अच्छी बनी है। सुन करके सौरभ के चेहरे पर भी मुस्कान आई। चलो कोई तो है जो उन्हें पसंद करेगा, बिना मतलब चिढ़ेंगे नहीं। नंदनी के पापा चाय पानी पी करके हाथ जोड़ दिए कि अब मैं चलता हूँ समझे, जाने से पहले एक बार बिटिया से मिलना चाहता हूँ। सुरेश बाबू सौरभ को इशारा करते हुए बोले, ले जाइए कमरे तक छोड़ दीजिए। नंदनी पापा से लिपट करके रोने लगी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, उसने बामुश्किल कहा। बस आप जा रहे हैं तो आंखें छलक आई। बेटा अच्छे से रहना, सास ससुर की किसी बात का बुरा मत मानना, मैं आता रहूंगा। दामाद जी का ख्याल रखना। नंदनी मन ही मन रो पड़ी कि मैं उन सब का ख्याल तो रख लूंगी, पर मेरा ख्याल कौन रखेगा पापा? मैं कैसे इन तकलीफों को पार करूंगी, कैसे सबके दिलों में अपनी जगह बनाऊंगी? मेरी सहायता कौन करेगा? पर जुबान से कुछ नहीं बोली, बस जबरदस्ती मुस्कुरा दी। और नंदनी के पापा चले गए। उसे भरे पूरे घर में अकेला छोड़ करके उसका मन दहाड़ मार मार करके रो रहा था, पर उसकी सिसकी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसे शारदा देवी से बेहद डर लग रहा था। आशा भी कोई अपनत तो नहीं दिखा रही थी, भले मुंह से कुछ बोल नहीं रही थी, पर मन में कड़वाहट भरी थी। बस सौरभ की उसके जले पर मरहम लगा रहे थे, पर यह बात आशा दीदी को अच्छी नहीं लग रही थी। यह बात नंदनी बखूबी समझ रहे थे। बस लड्डू ही था जिसे कोई गिला शिकवा नहीं था उससे। उसके पास रह रह करके आ जाता खेलने। नंदनी उसके साथ अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती। माँ विद्युत को कॉल आया था, वह कल दोपहर तक आ जाएगा, आशा शारदा देवी को बता रही थी। आवाज नंदनी के कानों में भी पड़ी। उसके कान खड़े हो गए। उसकी धड़कन धक धक करके बजने लगा। उसके नाम से ही उसे डर लग रहा था, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। आज नंदनी के लिए बहुत बड़ा दिन था, किसी त्योहार जैसा था, क्योंकि आज विद्युत आ रहा था। नंदनी सुबह से खुश दिखाई दे रही थी। आज उसने अपने बक्से की सबसे खूबसूरत साड़ी निकाल करके पहनी थी। आंखों में काजल लगाया, हल्का गुलाबी रंग की लिपस्टिक उसके गुलाबी ओठों को और भी गुलाबी बना रहा था। उसने काले घने बालों की लंबी चोटी बनाई जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। हाथों में उसने लाल रंग की चूड़ियां डाली, पैरों में आलता लगाया। लाल रंग की साड़ी में वह गजब ढा रही थी। उसके दूध जैसे उजले चेहरे पर काजल और काली लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कल ही उसकी शादी हुई है और वह आज ही नई नवेली दुल्हन बन करके ससुराल आ गई हो। एक एक पल एक बरस जैसा भारी प्रतीत हो रहा था। रह रह करके सबकी नजरें बचा करके वह दरवाजे की ओर देखती और किसी को ना पा करके उदास हो जाती। क्या बात है नंदनी जी, आज तो आप कयामत लग रही हैं। यह बिजली कहाँ गिरने वाली है? ओह, आज हमारे विद्युत बाबू आ रहे हैं। अब समझा, उन्हीं का इंतजार हो रहा है।
करिए करिए, सौरभ ने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा तो नंदनी शर्मा करके अपने कमरे में भाग गई। सौरभ मन ही मन सोच रहा था, काश विद्युत इन्हें एक नजर देख ले तो इस बेचारी की आस पूरी हो जाए, नहीं तो बेचारी की मेहनत बेकार जाएगी। दोपहर में सब खाना खाने बैठे। नंदनी भी आशा के साथ किचन में खाना निकाल रही थी। आशा उसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए वह चुपचाप उसे खाना निकालने दी। और शारदा देवी सुरेश बाबू के डर से कुछ नहीं बोल रहे थे। यूं तो उनका खून खौल रहा था, पर खून का घूंट पी करके चुपचाप खाने के लिए बैठी रही। खैर, कारण चाहे जो भी हो, वो खुश थी। अपने ससुर के लिए उसके मन में आदर भाव बढ़ गया था, जिनकी वजह से उसे घर में जगह मिली थी। सब खाना खाने में लगे थे कि गेट खोलने की आवाज आई। नंदनी के कान खड़े हो गए और उसका अंदाजा सही निकला, वह विद्युत ही था। पर यह क्या, उसने तो जरा भी नोटिस नहीं किया और मम्मी पापा बाकी सबको प्रणाम करने के बाद अपने कमरे में घुस गया। कमरे में कुछ बदलाव तो था, पर क्या उसने गौर नहीं किया। उसके चेहरे पर खुशी थी, पर सौरभ और नंदनी के चेहरे पर टेंशन। आगे क्या होगा दोनों में से किसी को पता नहीं था। नंदनी सबको खाना खिला करके सौरभ के इशारे पर कमरे में गई तो विद्युत लेट करके आराम कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे पर नंदनी का कब्जा था। नंदनी की पायल की छन छन की आवाज से उसने आंखें खोली तो सामने नंदनी को देख करके उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी। उसने जलती आंखों से नंदनी को देखा। नंदनी सहम गई। गुस्से में ही सही, उसने नंदनी को देखा और एक पल के लिए देखता ही रह गया। सौंदर्य की देवी लग रही थी, सहमी हिरनी सी मासूम डरी डरी। एक झटके में उसने अपना ख्याल झटक दिया। नंदनी कुछ बोलती उसके पहले ही आग उगलते हुए दांत पीस करके कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है और इसमें किसी को रहने की इजाजत नहीं है, तो दफा हो जाओ कमरे से और अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। नंदनी को काटो तो खून नहीं। जिस सूरत पर उसे नाज था, आज वही सूरत मनहूस लग रहा था उसके मन मंदिर के देवता को। सारे सुनहरे ख्वाब एक पल में धराशायी हो गए। जी मैं कहाँ जाऊं? आशा दीदी ने मुझे इसी कमरे में रहने को कहा है, इसलिए मैं यहाँ आई। नंदनी अपने उमड़ते आंसुओं को रोकते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुम्हारी सूरत से, तुम्हारी वजूद से नफरत है, तो निकल जाओ मेरे कमरे से। शोर सुन करके सौरभ दौड़े चले आए कमरे की तरफ। विद्युत, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें यही संस्कार मिले हैं? औरतों से इस प्रकार दुर्व्यवहार करो। जब हम लोग चले जाएंगे तो मेरा वाला कमरा खाली हो जाएगा, फिर तुम्हारी जो मर्जी है करना, अभी रहने दो। विद्युत मन महसूस करके रह गया। अपने से बड़े बहनोई से उसने आज तक जबान नहीं लड़ाई थी, जो आज भी ऐसी हिमाकत नहीं कर सका, इसलिए चुपचाप हो गया। नंदनी को थोड़ी राहत मिली। उसने मन ही मन सौरभ को धन्यवाद किया कि हर बार उसकी ढाल बन करके खड़े हो जाते हैं। फिर उठ करके विद्युत कमरे से बाहर निकल गया। नंदनी बेड के पास उदास होकर के बैठी रही। उसका मन हो रहा था अभी अपनी माँ के पास वह उड़ करके चली जाए और उनकी पनाह में छुप जाए, पर कटे पंछी की तरह लाचार पड़ी फड़फड़ा रही थी। नंदनी जोर जोर से रो रही थी और उसकी आंसुओं से किसी का दिल नहीं पसीजा। दोनों माँ बेटी आपस में कह रही थी, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे बेटे के सारे अरमानों, सारी ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया बाप बेटी ने मिलकर के, मेरे घर की शांति भंग कर दी। और अब क्या चाहती है कि विद्युत इसे अपने सर पर बिठा ले? ऐसा हरगिज नहीं होगा। घर में रहने के लिए मिल गया यही बहुत है, इसको इतने में संतुष्ट होना पड़ेगा। माँ बेटी की बात सुन करके सौरभ को उनकी सोच पे तरस आ रहा था। फिर उसने सोचा इनका सोचना भी गलत नहीं है। इनकी दृष्टि में तो इनके बेटे के साथ अन्याय हुआ है, तो इतनी जल्दी ये लोग पिघल जाएंगे, यह सोचना भी फिजूल है। पर सौरभ को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह नंदनी को जा करके क्या तसल्ली दे। उसने सोचा चलो रो लेने दो, रोने से मन हल्का हो जाएगा। थोड़ी देर बाद नंदनी शांत हो गई। उसने अपने मन को समझाया वह हार नहीं मानेगी, कोशिश करेगी और तब तक हार नहीं मानेगी जब तक उनका दिल पिघल ना जाए, जब तक दिल से माफ ना कर दें, कोशिश करती रहेगी। शाम में सुरेश बाबू बाहर से नाश्ता लेकर के आए, समोसा और जलेबी।
आशा कहाँ हो, सबको दो। आशा समोसे की थैली किचन में ला करके रख दी। आवाज सुनकर के नंदनी उठी और किचन की तरफ भागी। कोई नहीं था, समोसे की थैली रखे हुए थे। वह पापा जी को देने के लिए दौड़ी। सुरेश बाबू कपड़े बदल चुके थे। इतनी जल्दी नंदनी के नाश्ता ले आने पर वह प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि लगता है व्यवहार में ठीक ही है, अपनी जिम्मेदारियां समझती है, हमें और क्या चाहिए। बेकार में नाराज घूम रही हैं विद्युत की माँ। पर इन औरतों को समझाना उनके बस की बात नहीं थी। नंदनी ने समोसा और जलेबी निकाल करके सबको दिया। विद्युत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सौरभ से पूछा, जीजा जी आपके साले साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ होंगे? यह नाश्ता दे आइए ना। सौरभ ने कहा, अच्छा जी, अब आप मुझसे काम करवाएंगी, आपके नूरे निगाह अपने ऑफिस में विराजमान होंगे, जाइए दे करके आइए। सौरभ ने हंसते हुए बात बनाया, नहीं जीजा जी, मुझे डर लगता है उनके पास जाने में, मुझे देख करके उन्हें अच्छा नहीं लगता है। डर क्यों लगता है? वो आपको खा जाएगा, मेरा विद्युत इतना भी बुरा नहीं है, कह करके सौरभ हंसने लगे। नंदनी डरते डरते ऑफिस की तरफ बढ़ी। विद्युत ऑफिस में बैठे किसी नक्शे पर काम कर रहा था। विद्युत जी पहले नाश्ता कर लीजिए फिर काम करिएगा। एक सुरीली सी आवाज विद्युत के कानों से टकराई जो उसे सूल सा चुभा और वह बिलबिला उठा, दहाड़ मार करके बोला, तुम होती कौन हो मेरी फिक्र करने वाली? मैं खाऊं या भूखे मरूं, तुम्हें किसने यह हक दिया है? जबरदस्ती के साथ फेरे लेने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाता है। एक बात कान खोल करके सुन लो और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इस घर पर तुम्हारा अधिकार हो सकता है पर मुझ पर नहीं। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा मेरे ऑफिस में कदम मत रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी नंदनी उस घड़ी को कोस रही थी जब जीजा जी की बात मान करके विद्युत को नाश्ता देने को सोचा था। पहले तो वह हक्की बक्की खड़ी रही, लगा उसके पैरों के नीचे से जमीन चिपक गई हो, पर विद्युत के दोबारा दहाड़ने पर अपने आंसुओं को पोंछते हुए सरपट भागे। जैसे ही डाइनिंग हॉल में पहुंची, सुरेश बाबू जिन्होंने अभी अभी नाश्ता खत्म किया था उसे देख लिए रोते हुए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आखिर माजरा क्या है। शाम को उन्होंने सौरभ को बुला करके कहा कि जाइए सभी बच्चे कहीं बाहर घूम आइए। सौरभ पापा जी का इशारा समझ गए और खुश होते हुए बोले कि ठीक है पापा जी, मैं अभी विद्युत से बात करता हूँ। मौका देख करके विद्युत के सामने सौरभ ने बात छेड़ दी, विद्युत परसों मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, सोचता हूँ कल कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? आगरा चलें ताजमहल देखने? जीजा जी, पर कल तो मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग है, एक अपार्टमेंट के लिए नक्शे पर काम कर रहा हूँ, उसी सिलसिले में। विद्युत ने बहाना बनाया। अच्छा, तो अब तुम्हारा काम तुम्हारे जीजा जी की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा, बेचारी आशा का तो दिल ही टूट जाएगा। हूँ, यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है? विद्युत ने मजबूरन हथियार डाल दिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। सौरभ खुश हो गए या खुशखबरी नंदनी को सुनाने के लिए बेताब थे, पर नंदनी का कहीं अता पता नहीं था। सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे कहाँ गई ये लड़की, कहाँ जा सकती है? कहीं हार मान करके भाग तो नहीं गई? सौरभ मन ही मन बड़बड़ा रहे थे कि तभी नंदनी बाथरूम से अपने दुधिया चेहरे को तौलिए से पोंछते हुए बाहर निकली। 1 मिनट के लिए सौरभ फ्रीज हो गए। क्या खूबसूरती पाई है इस लड़की ने। विद्युत को क्यों नहीं दिखता है? या तो बेवकूफ है या कम नसीब। खूबसूरती खुद उसके पास चल करके आई है, पर इस गधे को इसकी जरा भी कदर ही नहीं है। क्यों ढूंढ रहे थे जीजा जी, कुछ काम था क्या? नंदनी ने पूछा तो सौरभ अपने ख्यालों से बाहर निकले। हाँ हाँ, कब से ढूंढ रहे हैं आपको, कहाँ गुम हो गई थी? ओ, कल हम सब ताजमहल देखने जा रहे हैं, आप भी तैयार हो जाना अच्छे से। आपके साले साहब जा रहे हैं? हाँ, तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रहने दीजिए, आप लोग जाएं। अरे ऐसे कैसे, आप ही के लिए तो इतनी मेहनत की है और आप ही मना कर रही हैं। वेरी बैड, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। नंदनी झेंप गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगी, आप जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा।
सोचती हूँ आप ना होंगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। मैं तो यह सोच करके भी घबरा रही हूँ। प्लीज आप कुछ दिन और रुक जाइए ना मेरी खातिर। बस बस मुझे रुलाएंगी क्या? आप घबराएं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़े दिनों की बात है। नंदनी का चेहरा मायूसी से लटक गया। प्लानिंग हुई सुबह सुबह ठंडे में निकल जाएंगे, दिन भर घूमने के बाद रात तक वापस आ जाएंगे। रात में जैसे ही नंदनी बेड पर चढ़ी सोने के लिए, विद्युत की नजरें काट खाने को दौड़ा। यह मेरा बेडरूम है और मैं किसी के साथ अपना बेडरूम शेयर नहीं कर सकता। विद्युत बहुत ही बेरुखी से बोला। तो मैं कहाँ जाऊं जी? भाड़ में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, विद्युत फुफकारते हुए बोला। नंदनी डर के मारे हिरनी की जैसे सहम गई और बेड के किनारे में दुपक गई। सुनाई नहीं दिया, यहाँ से जाओ। नंदनी डर के मारे जमीन पर चादर बिछा करके लेट गई। तकिया भी लेने की हिम्मत नहीं थी। डरते डरते पूछा, तकिया ले लूं जी? विद्युत ने तकिया उठा करके उसकी ओर फेंक दिया। बेचारी नंदनी को रोना आ गया, पर वह अपनी सिसकी को मन में ही दबा करके लेट गई। उसका दिल हाहाकार कर रहा था और पत्थर दिल को खबर तक ना थे। फिर नंदनी की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज से उसकी नींद खुली। सौरभ दरवाजा पीट रहे थे। उठो विद्युत, तैयार नहीं होना है, जाने में देर हो जाएगी, 7 बजे तक निकलना है, हमारे पास मात्र 1 घंटा है, उठो जल्दी। नंदनी हड़बड़ा करके उठ बैठी। जल्दी जल्दी बिस्तर समेटा, बाल ठीक किया और दरवाजा खोल दिया। सॉरी जीजा जी, आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं, समझता हूँ मैं, सौरभ ने हंसते हुए कहा। जल्दी से तैयार हो जाइए बस। नंदनी कपड़े लेकर के बाथरूम में घुस गई और विद्युत अभी भी करवटें बदल रहा था। आशा तैयार होकर के किचन में चाय बनाने में लगी थी। शारदा देवी भुनभुना रही थी, महारानी की नींद ही नहीं टूटती है। मन होगा तो चाय बनाएंगी, मन होगा तो नहीं। इसकी वजह से सबको देर हो जाएगी। 7 बजे सब निकल पड़े घूमने के लिए। अपनी गाड़ी थी तो टेंशन नहीं थे। सौरभ गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और विद्युत उनके बगल वाली सीट पर ही बैठ गया। सौरभ ने कितना कहा कि तुम पीछे बैठ जाओ, आशा मेरे बगल में बैठ जाएगी, पर वह नहीं माना। नंदनी को थोड़ा बुरा तो लगा, पर अच्छा ही था। अगर वो खड़ूस उसके बगल में बैठता तो उसे अपनी जगह से हिलने में भी डर लगता। रास्ते भर सब लोग खामोश ही थे। नंदनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे चुपचाप जाना, पर विद्युत उसे तो आशा से भी बात करने की हिम्मत नहीं थे। सौरभ ने बोझिल माहौल को खुशनुमा करने के लिहाज से कहा कि 2 घंटा सफर अभी बाकी है, तो चलिए कहीं रुक करके नाश्ता करते हैं। सबको यह बात पसंद आई। थोड़ी देर में एक अच्छा सा फैमिली रेस्टोरेंट दिखा। सौरभ ने गाड़ी साइड में लगा दी। सब लोग अंदर आ गए, बस नंदनी पीछे रह गई। थोड़ी देर बाद सौरभ ने देखा कि नंदनी जी कहाँ रुक गईं। विद्युत जरा देखो जा करके, तब तक मैं नाश्ता ऑर्डर करता हूँ। विद्युत का मन तो बिल्कुल नहीं था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। बेवकूफ लड़की कहाँ रह गई? गया बाहर देखने तो बेचारी नंदनी भारी भरकम ग्लास डोर से जूझ रही थी। दरवाजा उससे खुल ही नहीं रहा था। देख करके विद्युत का पारा हाई हो गया। दरवाजा खोलते ही बोला, बेवकूफ लड़की, इतना भी नहीं आता है। बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। भला इससे पहले कहाँ गई थी कभी इतने बड़े रेस्टोरेंट में? चुपचाप विद्युत के पीछे पीछे हो ले। सौरभ ने तब पिज्जा और बर्गर ऑर्डर कर दिया था। नंदनी भी विद्युत के बगल वाली सीट पर बैठ गई। वहां पब्लिक में कुछ बोल भी नहीं सकता था। सब लोगों ने अपना अपना बर्गर उठाया। इससे पहले तो बेचारी ने सिर्फ समोसे और चाट ही खाए थे। बर्गर कैसे खाते हैं उसे तो पता ही नहीं था। डरते डरते उसने एक बाइट लिया, आधा मुंह में गया और आधा नीचे गिरा। देख करके विद्युत अपने दांत पीसने लगा। कुछ अकल है कि नहीं? ऐसे ही खाया जाता है? पहले कभी खाया नहीं है? आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से उसने पूछा कि कोई देख ना ले। सौरभ खाते खाते सब देख रहा था। उन्हें अच्छा लग रहा था। चलो गुस्से में ही सही, कम से कम उससे बात तो कर रहा है, उसकी केयर तो कर रहा है। फिर सब लोग नाश्ता करके बाहर निकल गए और आगे का सफर तय करने के लिए गाड़ी में बैठ गए। चलो भाई उतरो, आ गई अपनी मंजिल। ताजमहल के निकट पहुंच करके सौरभ ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ऐसा करो विद्युत, तुम लोग आगे जाओ, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा करके आता हूँ। आशा तुम मेरे साथ ही रहो।
अच्छा तो तुम लोग उतरो। सौरभ ने विद्युत और नंदनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। विद्युत मेमन से बोला, ठीक है जीजा जी, जैसा आप कहें। सौरभ मुस्कुरा दिए। विद्युत आगे आगे चल रहा था, नंदनी उससे थोड़ा पीछे उसके नक्शे कदम पर चल रहे थे। 10-20 कदम चले होंगे दोनों। विद्युत तेज तेज कदमों से चल रहा था, इसलिए नंदनी थोड़ी पीछे हो गई थी। अचानक नंदनी के पीछे पीछे कुछ मंचले किस्म के लड़के चलने लगे। नंदनी घबरा रही थी। एक तो इतना बड़ा शहर, उस पर इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह, वह पहली बार अकेली, हाँ अकेली ही तो थी। विद्युत का होना ना होना के बराबर था। विद्युत ने पीछे मुड़ करके देखा तक नहीं था कि वो पीछे है भी या नहीं। उस पर ये मनचले लड़के, उसे बेहद डर लग रहा था। लड़के भी अकेली समझ करके उसे छेड़ने लगे। क्यों जाने मन, अकेली हो, क्या खूबसूरती है यार, ऐश्वर्या भी शर्मा जाए इसके आगे तो। अरे मैडम, यहाँ कहाँ घूम रही हो अकेले अकेले, ये जवां हुस्न लेकर के। नंदनी थरथरा रही थी डर के मारे। विद्युत को अचानक ऐसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो नंदनी तेज तेज भाग के उसके पास आ रहे थे और वो लड़के उसका पीछा करते हुए अनाप शनाप बके जा रहे थे। विद्युत का माथा ठनका, ढाल बन करके नंदनी के आगे आकर के खड़ा हो गया। क्या बोला बे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी से ऐसे बात करने की? जबान खींच के हाथ में दे दूंगा, कमीनों खाल खींच के कुत्तों के आगे दे दूंगा। अभी कॉलर पकड़ने ही जा रहा था कि सौरभ आ गए। बस बस 30 मार खा, सब समझ गया कि आप में बहुत हिम्मत है, बस करो, हो गया अब, कह करके मुस्कुराने लगे। ये भाई, ये तुम लोगों को पुलिस के हवाले करूं? नहीं नहीं, भूल हो गई हमसे भाई, माफ कर दीजिए। तो भागना, इंतजार किसका कर रहा है? और फिर वो सारे लफंगे सरपट भागे। आशा और नंदनी दोनों अवाक थे विद्युत का यह रूप देख करके। वाह विद्युत, मुझे तुम पर गर्व हो रहा है, तुमने बहुत अच्छा किया नंदनी जी। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं रहूंगा तो विद्युत है आपके पास। विद्युत को गुस्सा आ रहा था खुद पर। क्या जरूरत थी बहादुरी दिखाने की, और उसे क्या गरज थी उसकी मदद करने की? वो उसकी है कौन? भीतर किसी कोने से आवाज आई, बीबी। नहीं नहीं, ये मेरी कोई नहीं है, मैं इससे नफरत करता हूँ। ये मेरी मोहब्बत कभी नहीं बन सकती है, कभी नहीं। वो अपनी ख्यालों में खुद ही लड़ रहा था। अगर खुद से बातें कंप्लीट हो गई हों तो चलें आगे, ताजमहल देख लें, कह करके सौरभ ने उसे झकझोर दिया। हाँ हाँ चलिए ना, वह शर्मिंदा होता हुआ बोला। सौरभ ने आशा को विशेष हिदायत दी थी कि वह नंदनी का ध्यान रखे, उसे अकेला ना छोड़े। फिर पूरे दिन सब भटकते रहे। ताजमहल, आगरा फोर्ट, बुलंद दरवाजा और भी जो घूमने लायक स्थल थे सब घूम लिए। आशा ने ढेर सारी शॉपिंग की, कुछ कुछ नंदनी को भी खरीद करके दिया। नंदनी फिर भी खुश थी। सफर उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहा। विद्युत का उसके लिए स्टैंड लेना उसे काफी सुकून दे रहा था। फिर देर रात तक सब घर वापस आ गए। घर आकर के सौरभ ने सारी बात अपने ससुर सुरेश बाबू को बताई। वहीं आशा ने अपनी माँ शारदा देवी को। सुरेश बाबू तो सुनकर के थोड़े आश्वस्त हुए कि चलो धीरे धीरे ही सही, विद्युत ठीक हो जाएगा। वहीं शारदा देवी कुढ़ गई एकदम से। नंदनी आज खुश थी। सब लोग थके हारे थे, जल्दी ही खा पी करके बिस्तर पकड़ लिए। कल सुबह सौरभ को निकलना था। नंदनी दुखी थी, पता नहीं अब आगे क्या होगा, कैसे वह बिना किसी सहारे के आगे का सफर तय करेगी। नंदनी सोचे जा रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थे। विद्युत अपने बेड पर एकत्र होकर के सो रहा था। बेचारी नंदनी नीचे एक चटाई बिछा करके उस पे चादर डाल करके लेटी थी, सोच में गुम थे। चल नंदनी, सुबह जल्दी उठना है, इसलिए जल्दी से सो जा, नहीं तो सुबह आंख नहीं खुलेगी, नंदनी ने खुद से कहा और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह तड़के ही उठ करके नंदनी बाथरूम में घुस गई और फिर जल्दी से नहा धो करके किचन में घुस गई। फटाफट नाश्ता तैयार किया। रोटी, आलू गोभी की सब्जी, पनीर की भुर्जी, सलाद बना करके फटाफट रेडी कर दिया। तब तक आशा और सौरभ भी उठ गए। नंदनी चाय के पानी गैस पर रख दी। तब तक वो लोग ब्रश करके आए। चाय तैयार थी। सौरभ काफी इम्प्रेस हुए। चाय का एक घूंट मुंह में लिया। शाबाश नंदनी जी, मस्त चाय बनाई है आपने, चाय वाकई अच्छी है। आशा भी तारीफ किए बिना ना रह सके। और आखिर वो घड़ी आ गई जब सौरभ और आशा के जाने का वक्त हो गया। नंदनी दोनों को नाश्ता करवा के अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सौरभ नंदनी को ढूंढते हुए उसके कमरे तक आ गए। कहाँ है नंदनी जी? जा रहा हूँ।
बाय तो बोलिए। सौरभ ने हंसते हुए कहा। पर नंदनी सौरभ का पैर छूते ही फूट फूट करके रोने लगी। नंदनी जी संभालिए अपने आप को, आप इतनी कमजोर नहीं हैं। सबको अपने चुनौतियों का सामना अकेले ही करना पड़ता है और आप अकेली कहाँ हैं? पापा जी हैं, मैं हूँ आपके साथ, मैं फोन करता रहूंगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। पर नंदनी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चलिए चलता हूँ, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, उन्होंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। विद्युत का ख्याल रखना, माँ जी की बात का बुरा मत मानना, कुछ चाहिए तो पापा जी से कहना। सब कुछ समझाते हुए सौरभ ने बाय कहा तो नंदनी का मन दुख से फटा जा रहा था। इतने बड़े घर में एक सौरभ ही तो थे जो उसके मन को समझते थे। उनमें नंदनी को सच्चे दोस्त की झलक मिलते थे। पर जाने वाले कब तक रुकते हैं, वो भी नहीं रुके। सौरभ चले गए उसे तनहा छोड़ करके। अब शारदा देवी उससे उतना गुस्सा नहीं करती थी, हाँ प्यार भी नहीं जताते। विद्युत को उससे कुछ लेना देना नहीं था, वो तो सिर्फ उसे डांटने के बहाने ढूंढता था। अलबत्ता सुरेश बाबू उसकी जरूरतों का ख्याल रखते थे। इसी तरह दिन बीतते गए, दिन महीने और महीने साल में बदल गए, पर नंदनी के जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। बस बीच बीच में कभी कभी सौरभ उसकी खैरियत पूछते रहते फोन पर। धीरे धीरे वो भी अपने कामों में मसरूफ हो गए। नंदनी सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती। पापा को नाश्ता, खाना, चाय पानी, ब्लड प्रेशर की दवाई सब कुछ समय से देते। सारे जन के कपड़े धोना, सुखाना, बर्तन पोंछा सब कुछ खुद ही करते। सारा दिन किचन में लगी रहती। सुरेश बाबू एक नेक दिल इंसान थे। बहू को इतना काम करता देख करके उनका दिल पसीज जाता। विद्युत की माँ नंदनी सारा दिन आपके आगे पीछे घूमती है, आपको एक काम करने नहीं देती है। सुबह शाम आपके पैर की मालिश करती है, फिर भी आपका दिल नहीं पसीजता। आज तक दिल में रंजिश लिए घूम रही हैं आप। अरे अब माफ भी कर दीजिए। माना उन लोगों का तरीका गलत था, पर बहू गलत नहीं मिली है। बेचारी लाखों में एक है, इससे अच्छी नहीं मिलती। फिर भी एक तरफ आप तो दूसरी ओर आपका लाडला, दोनों मुंह फुला करके घूम रहे हैं। सुरेश बाबू शारदा देवी को समझाते हुए बोले, नहीं जी ऐसा नहीं है, मैं उसको बहुत मानती हूँ पर जताती नहीं हूँ, डर लगता है कहीं बदल ना जाए। शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बदल क्यों जाएगी, बेवकूफ थोड़े ना है, पढ़ी लिखी समझदार है। सुरेश बाबू सोचते हुए बोले, हाँ वो तो है। शारदा देवी सहमति जताते हुए बोले, नंदनी बहुत अकेला फील करती थी, उसे अपने मायके की बहुत याद सताते थे, पर वह डरती थी कि चली तो जाऊं पर कोई लेने नहीं आए तो उसका क्या होगा। उसे यकीन था कि विद्युत तो बहुत खुश होंगे उसके जाने से। माँ जी भी क्या पड़ी है, मैं जाऊं या ना जाऊं, पापा जी शायद कहेंगे लाने को, पर इन दोनों ने मना कर दिया तो तरह तरह के बुरे ख्याल उसके मन में आते, इसलिए वो डर से नाम भी नहीं लेती, चुपचाप मन मार करके रह जाती। एक दिन शारदा देवी को बहुत अच्छे मूड में देख करके नंदनी ने हिम्मत करके कहा कि माँ जी बहुत दिन हो गए माँ से मिले हुए, अगर आप इजाजत दे तो माँ से मिल करके आ जाऊं, घर की बहुत याद आती है। शारदा देवी ने कहा, हाँ मन तो करेगा ही, पर तुम्हारे माँ बाप भी तो जैसे भूल ही गए हैं तुम्हें, कोई लेने भी तो नहीं आता है, जाएगी कैसे। उनका यह तंज नंदनी के सीने में चुभा, पर वह खामोश रही। थोड़ी देर बाद पुनः बोली, अगर आप कहेंगी तो पापा लेने आ जाएंगे, फोन पर पूछ रहे थे। शारदा देवी कुछ सोचते हुए बोली, अभी तो नहीं, इस महीने तो मुझे जबलपुर जाना है, बड़ी बहू की तबीयत खराब है तो इस महीने हम लोग वहीं जा रहे हैं। विद्युत के पापा मुझे पहुंचा करके 1-2 दिन में लौट के आ जाएंगे, मेरे आने के बाद अच्छा दिन देख करके चली जाना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। विद्युत जबलपुर का 2 टिकट निकाल देना बेटा, आशीष के पास जाएंगे कुछ दिनों के लिए, तो घर का ध्यान रखना और बहू का भी। शारदा देवी ने समझाते हुए कहा, जी माँ घर का ध्यान मैं रख लूंगा। विद्युत 2 टिकट कटवा करके ले आया। नंदनी पैकिंग में मदद कर रही थी। जाने के दिन नंदनी ट्रेन का खाना नाश्ता बना करके अच्छे से पैक करके दे दी। आज वह फिर बहुत उदास थी। विद्युत के साथ अकेले रहना उसे डरा रहा था। माँ पापा को दोपहर की ट्रेन पकड़ा करके विद्युत घर वापस लौट आया था। आ करके अपने ऑफिस में जा करके बैठ गया। नंदनी को अकेले घर काटने को दौड़ रहा था। विद्युत दोपहर का खाना भी नहीं खा
खाया था। शाम होने लगी थी। नंदनी परेशान थी, चिंतित घूम रही थी, क्या किया जाए, जा करके बुलाऊं, कुछ बना करके दे आऊं, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। पर उसका दिल ना माना। आखिर उसका पति था, उसे लेकर के उसने कई सुनहरे ख्वाब सजाए थे, अनगिनत रातें गुजारी थी उसकी याद में। आज उसके पास हो करके भी वो पास नहीं था। तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना तुम्हारी, मैंने तो आपको दिल से अपना माना है, आपसे प्यार किया है, चाहे आपको मुझसे प्यार हो ना हो, उसने दिल ही दिल में कहा। उसने किचन में जा करके गर्मा गर्म पोहे बनाए और प्लेट में सजा करके पोहे तथा 2-4 पेड़े भी रख दिए। विद्युत को मीठा पसंद था बहुत, पर अफसोस मीठा उसका स्वभाव नहीं था। नंदनी के लिए, बाकी सब के लिए तो जान देता था। डरते डरते वह विद्युत के ऑफिस के पास पहुंची। डरते डरते ही दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद विद्युत ने दरवाजा खोला। क्या है, एकदम बेरुखी से पूछा। वो दोपहर में आपने खाना नहीं खाया था जी, तो मैं नाश्ता बना करके लाई हूँ। ठीक है, वहाँ टेबल पर रख दो, कह करके वो अपनी चेयर पर बैठ गया। क्या, नंदनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। कोई गुस्सा नहीं, ये तो चमत्कार कैसे हो गया। आज तबीयत खराब है क्या? रात में भी विद्युत आराम से बिना कुछ बोले, बिना चिल्लाए खाना खा लिया तो नंदनी को खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी हिम्मत ना हो रही थी उसके पास जाने की। वह दूर से ही उसे देखती रही। या खुशी भी उसके लिए कम ना थी। आज सुबह से ही विद्युत गायब था, ऑफिस के काम से बाहर गया था। नंदनी को सुना गया था, बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। नंदनी की तबीयत सुबह से ही खराब लग रहे थे, उसे बुखार के साथ ठंडे भी लग रहे थे। पापा जी के वार्डरोब में जा करके देखा तो बुखार की दवाई पड़ी थी। 1-2 बिस्कुट खा करके उसने दवाई ले ली। दवाई का असर जब तक रहा बुखार चला गया, परंतु दोपहर होते होते फिर से ठंडे बुखार ने जकड़ लिया था। विद्युत था नहीं तो नंदनी ने खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया, यूं ही पड़ी रही चटाई बिछा के। जब से विद्युत उसे बेड से भगाया था वह बेड पर नहीं सोते थे। भले वक्त की मारी थी पर स्वाभिमानी तो थी ही। उसे मंजूर नहीं था कि दोबारा उसी बात के लिए विद्युत उसे डांटे। वह नीचे ही लेटी रही। शाम गहराने लगी, करीब 7 बजे होंगे। विद्युत का फोन आया, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं खा करके आऊंगा। बस इसके ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। खाना खाया? क्या कर रही हो, कैसी हो? कुछ भी नहीं। नंदनी के आंसू उमड़ पड़े। उसने फोन रख दिया। इसके आगे उम्मीद भी क्या कर सकती थी। एक तो सुबह से पेट में कुछ गया नहीं था, उस पर तेज बुखार और कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। नंदनी सोचे जा रही थी, आज मर जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। माँ पापा भी हैं नहीं, उन्हें कुछ चिंता भी होती। जो हैं उन्हें फर्क नहीं, मैं जीऊं या मरूं। हाय रे मेरी किस्मत इतनी खोटी क्यों है। कितना अच्छा होता अगर आज की रात मेरी अंतिम रात होती। अगर ये बुखार मेरी जान ले ले तो सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती, इनको मुझसे छुटकारा मिल जाता। फिर ये जैसे चाहें अपनी लाइफ हंसी खुशी गुजार सकते हैं। हे माता जी, आपको क्या मिला इनकी जिंदगी में मुझे ला करके? ना मैं खुश हूँ ना इन्हें खुश कर पाई। मेरी वजह से सब दुखी हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे ये सजा मिली? ऐसे जिंदगी का क्या फायदा, इससे तो मौत ही भली है। नंदनी को कमजोरी की वजह से चक्कर आने लगा। वह जल्दी से चटाई पर लेट गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उठ करके लाइट बत्ती जला दे। रात करीब 9 बजे विद्युत घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो दरवाजा हाथ लगाते ही खुल गया। क्या, इतनी रात तक दरवाजा खुला रख करके क्या कर रही है? घर के अंदर हर तरफ अंधेरा था। हाल में 0 वाट के बल्ब जल रहे थे, वह भी गलती से खुला रह गया था। उसे तेज गुस्सा आया पर माँ की बात याद करके चुप रह गया। गुस्सा नहीं करना है। वह कमरे की लाइट ऑन करते हुए एसी ऑन कर दिया। देखा तो नंदनी चादर ओढ़े सो रही है, पर उसने ध्यान नहीं दिया और कपड़े बदल करके बेड पर पसर गया। थोड़ी देर बाद वह डाइनिंग हॉल में टीवी देखने चला गया। इधर नंदनी बुखार से बेसुध हो रहे थे, उस पर एसी की ठंडक और बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में नंदनी कपकपाने लगी। बोलने की हिम्मत
नहीं थी, चादर से ठंड जा नहीं रहे थे, वह बुखार और ठंड से कराह रही थी। करीब 1 घंटे बाद विद्युत टीवी बंद करके कमरे में सोने के लिए आया तो देखा नंदनी छटपटा रही है दर्द से। पहले तो उसने इग्नोर करना चाहा, फिर लगा देख ही लेता हूँ आखिर बात क्या है। उसने जैसे ही नंदनी के सर पर हाथ लगाया, वह बुखार से कांप रही थी। क्या इसे बुखार है? इसने बताया क्यों नहीं? जल्दी से एसी बंद किया, थर्मामीटर ढूंढ करके लाया। बुखार तो 104 डिग्री था। उसका माथा ठनका, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या करे। और फिर उसने पहली बार नंदनी का नाम लिया, नंदनी उठो, नंदनी चलो बिस्तर पर चल करके सो जाओ। पर नंदनी बेसुध थी, उसे उठने का होश नहीं था। मजबूरन विद्युत को उसे गोद में उठा करके बिस्तर पर सुलाना पड़ा। हाय, नंदनी के लिए सबसे खुशी का क्षण था, पर पगली बेहोश पड़ी थी। फिर वह जल्दी से पापा के बेडरूम में ड्रा से बुखार की दवाई निकाल करके ले आया, नंदनी के मुंह में डाला और उसे हल्के से उठा करके 2 घूंट पानी पिलाया। पर फिलहाल नंदनी ठंड से थरथरा करके कांप रही थी। गर्मी के दिन में रजाई भी बाहर नहीं थी, तो क्या करे। बहुत ढूंढने माँ की कबड़ में से एक कंबल मिला। विद्युत की जान में जान आई, कंबल से पूरी तरह ढक दिया नंदनी को। पहली बार उसे नंदनी पर प्यार आ रहा था। उसने उसके चेहरे को गौर से देखा, कितनी खूबसूरत है वह। इस घर में आकर के वह और भी निखर गई थी, सुख सुविधाओं में रह करके। नंदनी का कराहना और तेज हो गया था, ठंड ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। वह जोर जोर से कराह रही थी और छटपटा रही थे। विद्युत को डर लगने लगा, कहीं कुछ हो गया तो। दवाई असर क्यों नहीं कर रहा है? माँ पापा कहेंगे हमने जानबूझ करके इसका हाल खराब कर दिया, मैंने ही इसे मरने के लिए छोड़ दिया। क्या करूं क्या करूं? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। उसका गुस्सा उसे इतना ज्यादा बीमार देख करके थोड़ा पिघल भी रहा था। सो उसने वही किया जो उसने सोचा भी नहीं था। नंदनी को अपने शरीर की गर्मी देने के लिए उसने कंबल हटा करके नंदनी को कस करके अपनी बाहों में पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद नंदनी को सचमुच थोड़ा होश आया। उसकी नींद हल्की हो गई थी। उसे लगा जैसे वह किसी की कैद में है। अधखुली आंखों से जो देखा उसे यकीन नहीं आया। मुद्दतों से इस पल का इंतजार किया था, और जब वो पल आया भी तो इस तरह उसके नस नस में सिरहन सी दौड़ गई। वह इस कैद से आजाद होना नहीं चाहती थी, वह तो हमेशा के लिए कैद होना चाहती थी। उसने अपनी आंखें मीच ली और विद्युत के आगोश में समा गई। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 2 बदन प्यार की आग में जल गए और विद्युत इस आग में खुद को बचा ना सका। किसी ने सच ही कहा है, जब आप किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। खैर, हर रात की सुबह होती है। हाँ, किसी के लिए खुशनुमा होती है तो किसी के लिए दुख भरा। नंदनी के लिए यह सुबह खुशी का पैगाम लेकर के आई थी। वहीं विद्युत पछतावे की आग में जल रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इतना कमजोर इंसान नहीं हो सकता है कि स्त्री की देह की तपिश के आगे हार जाए। वह पागल हो रहा था, अपनी करनी पर बार बार पछता रहा था। नंदनी का शरीर तो बुखार की वजह से बेहद कमजोर हो गया था, पर मन मयूर की भांति नृत्य कर रहा था। अपनी खुशी किसी के साथ साझा करने के लिए उसका मन बेचैन हो रहा था। आज सौरभ जीजा जी की बड़ी याद आ रही थी उसे, पर भला उन्हें कहती भी तो क्या। विद्युत रोज पछतावे की आग में जल रहा था। वह नंदनी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मम्मी पापा यहाँ होते तो घर में आता भी नहीं। पर एक तो नंदनी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई थी, उसे मलेरिया हुआ था, सो मजबूरी में उसका ख्याल रखना ही पड़ रहा था। उस रात की उस भूल को वह हमेशा के लिए भूल जाना चाहता था, पर कुदरत उसकी उस भूल को अमर बनाने की साजिश रच रहा था। करीब महीने दिन बाद शारदा देवी और सुरेश बाबू वापस लौट आए। सुरेश बाबू तो पहले ही आने वाले थे, पर आशीष ने आने नहीं दिया। बोला नहीं, पापा जी भी साथ में ही जाएंगे, तो बेटे के मोह में उन्हें भी रुकना ही पड़ा। खैर, अब लौट आए थे तो नंदनी की जान में जान आई। नंदनी अब ठीक ही थी। शारदा देवी ने कहा कि नंदनी जाओ, कुछ दिनों के लिए मायके हो आओ, तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। अब मैं हूं यहाँ,
तो मैं सब संभाल लूंगी। नंदनी खुश हो गई। साल से ज्यादा हो गए थे उसे यहाँ आए हुए। घर की सखी सहेलियों की बड़ी याद आती थी। कई बार गुड्डी को याद करके रो पड़ती। वैसे तो गुड्डी अब ससुराल में बस चुकी थी, पर उम्मीद थी कि बुलाएगी तो शायद आ जाए। वह जाने की तैयारी करने लगी। शारदा देवी ने पंडित जी को बुला करके कहा कि जाने का कोई शुभ मुहूर्त बताइए। पहली बार मायके जा रही है तो ऐसे ही थोड़े न जाएगी। पंडित जी ने 1 हफ्ते बाद का शुभ मुहूर्त बताया। नंदनी खुशी से फूली न समा रहे थे। बस वह अब उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। नंदनी उंगलियों पर दिन गिन रहे थे। 3 दिन और बचे हैं जाने में, वो सोच करके खुश हो रहे थे। पर आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सर कुछ भारी भारी सा था। खाना बनाते बनाते चक्कर सा आ गया। गिरने ही वाली थी कि विद्युत ने वहां से गुजरते समय देख लिया और दौड़ करके थाम लिया। फिर बाहों का सहारा दे करके कमरे में ले जा करके बिस्तर पर लिटा दिया। तब तक शारदा देवी भी लगभग दौड़ते हुए आ गई और हड़बड़ा करके पूछा, क्या हुआ विद्युत, कैसे गिर गई? एक तो आजकल की लड़कियों को चलने का भी ढंग नहीं है, भला इस उम्र में ऐसे गिरता है कोई? झुंझलाते हुए बोली। पता नहीं क्यों पर बेवक्त माँ का झुंझलाना विद्युत को अच्छा नहीं लगा। सो जल्दी से बोला, नहीं माँ, चक्कर आ गया इसलिए गिरने वाले थे। ये सुन करके शारदा देवी का गुस्सा रफू चक्कर हो गया। फिक्रमंदी से बोली, चक्कर कैसे आ गया? टाइम से खाती पीती नहीं तो बीपी लो हो गया होगा। 3 दिन बाद मायके जाना है। अरे वहां कहीं चक्कर वक्कर आ गया तो लोग क्या कहेंगे कि ससुराल में खाना भी नहीं मिलता था क्या? विद्युत, ऐसा करो डॉक्टर साहब को फोन कर दो, आ करके देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। क्या माँ, इतने से के लिए डॉक्टर साहब को बुलाने की क्या जरूरत है? नमक पानी पिला दो, बीपी ठीक हो जाएगा। विद्युत टालते हुए बोला। इतने दिनों में नंदनी ने अपने व्यवहार से शारदा देवी का मन थोड़ा तो जीत ही लिया था, तो उन्हें भी इसकी फिक्र हो रही थी, तो बेचैनी हो गई। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मानता है। जाओ, मैं कहती हूँ डॉक्टर को बुला करके लाओ। ठीक है, आप रिलैक्स रहिए, मैं अभी फोन कर देता हूँ, डॉक्टर साहब को आ जाएंगे। और फिर विद्युत ने फैमिली डॉक्टर को फोन कर दिया। माँ, डॉक्टर साहब कुछ देर में आ जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, कह करके विद्युत जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे से शारदा देवी ने टोका। जब तक वह ठीक नहीं हो जाती है तुम यहीं रहो उसके पास। माँ, मैं क्या करूँगा यहाँ रह करके? आप हो ना, पापा भी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। मैं जाता हूँ, मुझे ऑफिस में काम है। विद्युत बेजार हो करके बोला। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, काम वाम बाद में होता रहेगा, अभी यहीं रहो, मेरे साथ रहो, मुझसे अकेले नहीं होगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्या मंगवाएंगे, मैं कैसे करूंगी? तुम रहोगे तो सहूलियत होगी, इसलिए तुम यहीं रहो। शारदा देवी झुंझलाते हुए बोली तो विद्युत को झक मार करके रहना ही पड़ा। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने कान में आला लगाया और नंदनी की नब्ज चेक करने लगे। थोड़ी देर बाद राहत भरे स्वर में बोले, भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चक्कर क्यों आए डॉक्टर साहब? खुशखबरी है। क्या? शारदा देवी उतावली हो करके बोली, आप दादी बनने वाली हो। सी इज प्रेग्नेंट। कांग्रेचुलेशन विद्युत, तुम बाप बनने वाले हो। डॉक्टर साहब ने पीठ थपथपाते हुए कहा। माँ बेटे दोनों स्तब्ध थे, माँ खुशी के मारे और विद्युत बेचारा गम के मारे। क्या आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। शारदा देवी के तो पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बार बार नंदनी की बलैया रे रही थी। नंदनी की आंखों के दोनों कोरों में आंसू भरे थे, परंतु आंसू खुशी के थे और आश्चर्य के भी। कैसे ईश्वर ने उसकी गोद हरी कर दी। विद्युत का दिमाग काम नहीं कर रहा था। शर्म से वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुस्से के मारे उसका सर फटा जा रहा था। वह अपने दोस्तों को क्या जवाब देगा, जिनसे वह डींगे हाँका करता था कि इस लड़की से उसे कोई सरोकार नहीं है। कौन मानेगा कि वह आज तक उसके समीप नहीं गया? वह क्या सफाई देगा? और जीजा जी उसे कितना चिढ़ाएंगे? वह उनके सवालों से कैसे खुद को बचाएगा? उसके दिमाग में आंधी सी चल रही थी, पर दिल का कोई कोना इस खुशखबरी का जश्न भी मना रहा था। शारदा देवी विद्युत की परेशानी माथा चूम लेती हैं।
बेटा तुम्हें नहीं पता तुम दोनों ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे। पोता पोती उनके गोद में खेले यही ख्वाहिश के लिए घूम रहे हैं। शारदा देवी चली गई सुरेश बाबू को एक खुशखबरी सुनाने। माँ के जाते ही विद्युत नंदनी को घेर लिया सवालों से। यह सब क्या है? यह कैसे हो सकता है? नंदनी कह दो कि ये सब झूठ है। मैं क्या बोलूं? डॉक्टर साहब ने कहा है तो सच ही होगा, नंदनी मिमियाते हुए बोली। विद्युत गुस्से में इधर उधर से घूम रहा था। उलझन बढ़ती ही जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फैमिली से, फ्रेंड से कैसे नजर मिलाएगा, दोस्तों को क्या उत्तर देगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सांसा उसे ध्यान आया, चलो अबार्शन करवा देते हैं। हाँ यही सही रहेगा। वह डर और पछतावे से बावरा हो रहा था। सुन करके नंदनी की रूह कांप गई। जीवन के इस पतझड़ में यही तो एक फूल खिलाने वाला था। शायद इस फूल से उसकी जिंदगी में बहार आ जाए। और उसका निष्ठुर पति उस फूल को खिलने से पहले ही मरोड़ने की बात कर रहा था। उसका रोम रोम रो पड़ा। विद्युत के पैरों में गिर पड़ी। दया करिए मुझ पर, या सितम ना करिए मुझ अभागन पर। चाहे आप जीवन भर मेरा मुंह ना देखिए, मैं आपसे कोई शिकवा ना करूंगी। मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, पर ये खुशी ना छीनिए मुझसे। मेरे जीने की वजह मत छीनिए मुझसे। आप इतने निर्मम नहीं हो सकते। आप मुझसे भले प्यार मत करिए, जीवन भर मत करिए, पर मुझ पर दया कीजिए। आप कहेंगे तो मैं हमेशा के लिए माँ के पास चली जाऊंगी। आपको कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगी, पर मेरी रूह को मुझसे अलग मत करिए प्लीज। नंदनी रोए जा रहे थे। आखिरकार विद्युत को दया आ ही गई। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा, पर याद रखना इसकी कोई जिम्मेदारी मेरी ना होगी। तुम्हारी खुशी है, तुम ही संभालना। मुझसे कुछ अपेक्षा मत रखना। मैं बाप की जिम्मेदारी निभाने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। तो जो करना सोच समझ करके करना, ताकि भविष्य में मुझ पे कोई दोष ना लगाओ। नंदनी मरती क्या न करती, उसने जो कहा सब में हाँ करती गई। फिलहाल तो माता रानी की कृपा से अंधे को 2 आंखें मिल गई थी। इससे ज्यादा उसे और क्या चाहिए था। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।